आज हम सबसे पहले बात करेंगे आज के सबसे ट्रांजिट टॉपिक की, जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है, यानी कि मीडिया विरोधी अखिलेश जी। जी हां, आज आप सोशल मीडिया पर जहां देखिए मीडिया विरोध ही अखिलेश ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चारों तरफ से सभी पत्रकारों ने एक साथ अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल यूपी के पूर्व सीएम और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का मीडिया के प्रति असंतोष और गुस्सा समय समय पर जहर की तरह सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देता ही रहा है। मीडिया कर्मचारियों से उनकी जाति पूछना, प्रेस वार्ताओं में आक्रामक भाषा और हाल ही में एक मीडिया समूह पर मानहानि का मुकदमा करने की घोषणा, जो कि सीधे लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर कई सवाल खड़े कर देती है। मीडिया को बात बनाने वाले अखिलेश यादव ये भूल गए कि उनके शासनकाल में मीडिया के लिए सबसे अनसेफ जगह यूपी ही थी। अब इस मामले पर दो सवाल मेन तौर पर उभरते हैं। उनके शासनकाल में मीडिया की स्थिति क्या थी, और दूसरा, क्या आप मीडिया को जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे वाला रुख अपनाते हुए वही बात करनी पड़ेगी जो अखिलेश जी को अच्छी लगे। इसी के साथ अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अखिलेश सरकार के समय में मीडिया की स्थिति के बारे में भी हम जानकारी दे देते हैं। दरअसल सपा काल में मीडिया की स्थिति क्या थी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, और उस समय का दौर भी आपको याद दिलाने का प्रयास करेंगे कि उस समय की स्थिति क्या कुछ बनती थी। अब देखिए, साल 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में मीडिया की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई थी। 2016 में रिपोर्ट ने यूपी को भारत के पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र में शामिल किया। 2015 में आपको ये भी बता दें कि राज्य में 4 पत्रकारों की हत्या हुई थी। पत्रकारों पर हमले लगभग हर महीने दर्ज होते थे। अखिलेश सरकार के दौरान आपको यह भी बता दें कि मीडिया पर खतरों का सबसे जघन्य उदाहरण शाहजहांपुर के स्वतंत्र पत्रकार जोगेंद्र सिंह का मामला है। जून 2015 में जोगेंद्र ने तत्कालीन पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राममूर्ति वर्मा पर अवैध खनन, भूमि कब्जा और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप सार्वजनिक कर दिए थे। उसके बाद आपको बताते चलें, 1 जून 2015 को पुलिस और कुछ लोगों ने जोगेंद्र के घर पर छापा मारा। परिवार के अनुसार उन्हें मंत्री के खिलाफ लिखने से रोकने की कोशिश तक की गई। आरोप है कि पुलिस ने जोगेंद्र को पीटा, पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसे जोगेंद्र ने अस्पताल में बयान दिया, मंत्री ने मुझे मरवाया, पीट सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे, पर जलाया क्यों? यह अपने आप में सवाल। 8 जून 2015 को उनकी मृत्यु हो गई और आखिरकार सरकार की ओर से आत्महत्या की थ्योरी सामने आती है। उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया। मुख्यमंत्री ने मुआवजा और सरकारी नौकरी की घोषणा तक की, लेकिन उस मंत्री को नहीं हटाया जिसका नाम पत्रकार ने लिया था। जांच राज्य पुलिस के पास हो रही है और ठोस कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। यह मामला आज भी प्रेस स्वतंत्रता के लिए एक खुला घाव है। उसके बाद 2021 की हम बात करते हैं। मुरादाबाद की एक रैली के दौरान पत्रकारों से सवाल जवाब में तीखी झड़प हुई। पत्रकारों को बिके हुए कहकर अपमानित किया गया। कई पत्रकारों को जान बचाने के लिए छिपना तक पड़ गया था। यही नहीं, अप्रैल 2025 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अभी के समय की, तो आपको बता दें कि कुछ मीडिया समूहों के बहिष्कार की अपील की गई, और उसके बाद की जो रैलियां थी वो संसद सत्रों में मीडिया पर पक्षपात के आरोप तक यहां पर लगा दिए गए, जो कि लोकतंत्र के एक स्तंभ को ही निशाने पर लेता है। लेकिन सवाल यही है कि यदि किसी पत्रकार की तरफ से किसी नेता के यादव उपनाम पर ऐसी टिप्पणी की जाए तो क्या वह सहन की जाएगी? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं वायु प्रदूषण का। जी हां, भारत में वायु प्रदूषण देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बनकर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसको लेकर विदेशों में काम कर रहे भारतीय डॉक्टरों ने गंभीर चेतावनी दे दी। ब्रिटेन में कार्यरत भारत के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने यह कह दिया है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में वायु प्रदूषण देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लंबा और गहरा असर डाल देगा। डॉक्टरों का यह कहना है कि बीते सालों में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों को अक्सर नजरअंदाज किया गया है। बता रहे हैं कि इसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। यह समस्या हर साल और ज्यादा गंभीर हो रही है, जिसका असर केवल मरीजों पर नहीं बल्कि पूरी स्वास्थ्य प्रणाली पर और अर्थव्यवस्था पर भी यहां पर पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा।
बता रहे हैं पिछले 10 सालों में हार्ट डिजीज में काफी बढ़ोतरी हुई है। अक्सर मोटापे से हार्ट डिजीज को जोड़ा जाता था, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार इसमें कारों और विमानों से निकलने वाले जहरीले तत्वों की बड़ी भूमिका रही है। दिसंबर में दिल्ली के अस्पतालों में सांस की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या 20 से 30% तक बढ़ गई। इनमें कई युवा और पहली बार बीमार पड़ने वाले लोग भी शामिल बताए गए। डॉक्टरों के अनुसार सिर दर्द, थकान, हल्की खांसी, गले में जलन, आंखों में सूखापन, त्वचा पर चकत्ते और बार बार संक्रमण जैसी लक्षणों को लोग मामूली समझकर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत होते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बढ़ते प्रदूषण के कारण कैसे हार्ट डिजीज लगातार बढ़ रही है। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ग्राफिक्स आ चुके हैं। दरअसल प्रदूषण से क्यों बढ़ रही है दिल के रोगों की संख्या, वो आपको बता रहे हैं कि दिल की नसों को नुकसान ये लगातार प्रदूषण पहुंचाता है, जिससे स्थिति गंभीर होती है। प्रदूषण शरीर में अंदरूनी सूजन भी पैदा कर देता है, जिससे दिल की धमनियां सख्त हो जाती हैं, यानी कि जो नसें होती हैं वो सख्त हो जाती हैं। गंदी हवा ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार घटा देती है। इससे दिल पर दबाव और ज्यादा बढ़ता है और हाई बीपी की समस्या होती है। प्रदूषण खून को गाढ़ा भी करता है, जिससे क्लॉट बनने और हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। लगातार वायु प्रदूषण में रहना दिल के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना धूम्रपान या असंतुलित जीवन शैली। इसलिए सिर्फ हवा और खुली हवा में सांस लेने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब ये जो प्रदूषण है वो लगातार आपको बता रहे हैं कि दिल की नसों को इस तरीके से जाम कर रहा है कि आने वाले सालों में हार्ट अटैक के जो मरीज है उसमें कई गुना इजाफा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हिंदू समाज में शाकाहार केवल एक प्रकार का खाना नहीं है, बल्कि ये लोगों की आस्था, परंपरा और संस्कार से गहराई से जुड़ा हुआ एक विषय है। कई परिवारों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन उनका धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा होता है। ऐसे में जब वेज खाने के नाम पर किसी परिवार की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो इसे केवल लापरवाही नहीं कहा जा सकता। यह सीधे उनके विश्वास और आस्था पर चोट पहुंचाने जैसा होता है, जिसे किसी गंभीर विश्वासघात को माना ही जाना चाहिए। ऐसा एक मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र से सामने आ गया, जहां पर एक हिंदू परिवार ने ठेले से वेज बिरयानी खरीदी थी, लेकिन उसमें अचानक से एक हड्डी निकल जाती है, जिसके बाद हिंदू परिवार का गुस्सा फूटा। परिवार का यह कहना है कि उन्होंने आरके वेज बिरयानी के नाम से लगने वाले ठेले से 2 प्लेट वेज बिरयानी पैक करवाई थी। भुगतान के दौरान पेटीएम स्कैनर पर भी राहुल वेज बिरयानी लिखा हुआ था, जिससे परिवार को यह तो भरोसा हो गया था कि भोजन शाकाहारी मिल जाएगा। लेकिन जब वह घर पहुंचे और खाना शुरू किया तो उसमें हड्डियां मिली। इसके बाद वो ठेले पर पहुंचे, जहां ठेला लगाने वाले राशिद ने गलती स्वीकार करने की बात भी कह दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, संज्ञान लिया गया, जांच शुरू की गई। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यही है कि ऐसे झूठ और छल करने की आखिरकार जरूरत क्या थी? जब ईमानदारी और पारदर्शिता से सीधे तौर पर व्यापार हो सकता है तो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना क्यों जरूरी हुआ, या फिर यूं कहिए कि उसे निशाना बनाना क्यों जरूरी हुआ? आपको यह भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में 24 दिसंबर को एक महिला ने थाना लोनी बॉर्डर में तहरीर देकर यह बताया कि 80 फुटा चौराहे नीलम फैक्ट्री के पास मौजूदा वेज बिरयानी के ठेले से बिरयानी पैक करवाकर वो घर लाई थी। जब वह खाना खाने बैठी तो उसमें हड्डी का टुकड़ा मिला। महिला ने तुरंत बिरयानी की दुकान पर जाकर शिकायत की, लेकिन वहां मौजूद दुकानदार ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उसे जान से मारने की धमकी तक दे दी। जांच के दौरान यह पता चला कि बिरयानी बेचने वाला व्यक्ति अपने असली नाम राशिद की जगह राहुल नाम से दुकान चला रहा था। अगर आप ऐसे किसी भी बिरयानी वाले से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो एक खबर विशेष तौर पर आपके लिए है। नहीं करी, मैं तेरी बिरयानी चेक करा दूंगा, बकवास मत कर तू मेरे से। वो 12 साल की बच्ची जानती है कुछ कि हड्डी क्या होती है? वो डाल कीजिए इसमें।
वीडियो जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर वेज के नाम पर नॉन वेज बेचा जा रहा था और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा था। जिन लोगों ने ये वेज बिरयानी पैक कराई थी उनको लगा था ये वेज होगी। जब वो घर पर लेकर गए तो उसमें हड्डियां निकली। वापस दुकान पे आकर जब दुकानदार को हड़काया तो उसने अपनी गलती भी मानी। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान भी लिया है। ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर वेज बोलकर नॉन वेज खिलाया जा रहा है और जानबूझकर हिंदुओं को नॉन वेज परोसा जाता है। इससे साफ तौर पर आप समझ रहे हैं कि ये एक तरीके का जिहाद है जहां पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में जब भी कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मिसहैपनिंग होती है तो हम और हमारे देश की जनता कभी घर में अखबार पढ़ते हुए, कभी चौपालों पर बैठकर या कभी सोशल मीडिया पर सरकार और प्रशासन को भला बुरा कहना शुरू कर देती है, बिना ये सोचे कि उसमें प्रशासन की गलती थी या आम लोगों की। क्योंकि सबसे आसान काम या तो किसी को सलाह देने का होता है या किसी को भला बुरा बोलने का होता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। दरअसल लखनऊ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के खत्म होते ही शहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसने राजधानी को शर्मसार कर दिया है। जी हां, दरअसल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेरणा स्थल और उसके आसपास के इलाकों को भव्य तरीके से सजाया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल मार्ग, ग्रीन कॉरिडोर और वसंत कुंज रोड पर छोटे छोटे आकर्षक गमले और हैंगिंग वॉल लगाई गई थी ताकि शहर हरा भरा और सुंदर दिखाई दे। लेकिन प्रधानमंत्री के रवाना होते ही स्थिति काफी ज्यादा बदली। ग्रीन कॉरिडोर की खूबसूरती पर अचानक से ग्रहण लग गया। एलडीए और नगर निगम ने समूचे क्षेत्र को सजाने के लिए लगाए गए जिन गमलों को दीवार पर लगाया था उन्हें लोग अपने वाहनों में भरकर ले जाना शुरू हो चुके थे। कुछ लोग इन्हें हाथों में लेकर, तो कुछ 2 पहिया तो कुछ 4 पहिया वाहनों पर लादकर इसको ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। जिस सौंदर्य को निखारने में प्रशासन ने भारी राशि खर्च की थी उसे चंद घंटों में उजाड़ दिया गया। लोगों की इस हरकत ने शहर की छवि को तो धूमिल किया ही है। हालांकि अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गमलों की सुरक्षा के लिए 30 कर्मचारी तैनात कर दिए। पुलिस भी तैनात है। लखनऊ विकास प्राधिकरण मामलों को लगातार संभाल भी रहा है, गमलों को वहां से हटवा भी रहा है। बावजूद इसके लोग गमला चुराकर वहां से भागते हुए नजर आए। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन लोग माने नहीं। बच्चे भी गमला चुराकर भाग रहे थे। हालांकि पुलिस अब सख्ती दिखा रही है और किसी को भी गमलों के पास रोकने नहीं दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लगातार नरसंहार, हिंसा और खून खराबे की आग में झुलस रहा है। बता रहे हैं कि राजवाड़ी जिले में भी गांव में बुधवार रात करीब 11 बजे कट्टरपंथी भीड़ ने 29 वर्षीय हिंदू युवक अमृत मंडल उर्फ सम्राट को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। अमृत कोई बाहरी नहीं था, वह अपने गांव का निवासी था, लेकिन उसकी पहचान हिंदू होना उसकी मौत की मुख्य वजह बन गई। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या कर दी गई। पहले पीटा, फिर पेड़ से लटकाया गया और आखिर में जला दिया गया। यह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे जघन्य और सुनियोजित अत्याचार का खुला सबूत है। यूनिट सरकार जो अवैध तरीके से सत्ता में आई, इन घटनाओं पर आंखें मूंदी बैठी है। सिर्फ दिखावे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बचने के लिए 7 लोगों को गिरफ्तारी दिखाकर मुंह मोड़ लिया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ना कोई कठोर कार्रवाई हुई, ना हिंदुओं को सुरक्षा मिली। इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं की जान, आस्था और अस्तित्व तीनों खतरे में आ गए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शेख हसीना का यह साफ आरोप है कि मौजूदा सरकार हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार कर रही है। देश के अल्पसंख्यक हिंदू आबादी डर, दहशत और असुरक्षा में जीने को मजबूर है। ढाका की सड़कों पर हिंदू समुदाय आक्रोश के साथ उतरा हुआ है और इधर हिंदुस्तान में भी हिंदुओं का खून उबल रहा है। लेकिन इस पर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की चुप्पी शर्मनाक है। राहुल गांधी जर्मनी की धरती से भारत के लोकतंत्र पर तो सवाल उठा देते हैं, विदेशी मंचों से बयान दे देते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या
जलाने और पीट पीट कर मारने पर आज तक एक शब्द नहीं कहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कांग्रेस की दोहरी नीति नहीं तो और क्या है। हालांकि हिंदुस्तान के हिंदू संगठन चुप नहीं बैठे, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, आवाज उठ रही है। इसी बीच सुदर्शन न्यूज की मांग लाउड एंड क्लियर है, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को तुरंत रोका जाए, कट्टरपंथी हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए। अब बात करते हैं जनमत में बिहार की। बिहार में नई सरकार बनने के बाद केवल मंत्रिपरिषद ही नहीं बदला, बल्कि अब नेताओं के सरकारी ठिकानों का पता भी बदलने लगा है। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने फैसला लिया कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला छोड़ना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से इसके निर्देश फिलहाल तुरंत जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि उनके लिए नया बंगला भी आवंटित कर दिया गया है। अब रात के अंधेरे में राबड़ी देवी के आवास से सामान खाली करने की प्रक्रिया शुरू होती है। रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट किया गया। 10 सर्कुलर रोड से सामान निकालने की शुरुआत हो गई। छोटी गाड़ियों से पौधा और अन्य गार्डन सामान निकालने की तस्वीर सामने आ गई। फिलहाल पौधे और गार्डन का फूल गमला शिफ्ट किया गया है। नियमों के अनुसार जब कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर अन्य संवैधानिक पद पर आता है तो उसके पद के अनुसार उसको आवास दिया जाता है। 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री का आवास था, जो अब रद्द हो गया। 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला 2006 से लालू प्रसाद यादव परिवार का ठिकाना रहा। यह बिहार की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र रहा, जहां से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते रहे। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड के बदले नया सरकारी आवास आवंटित किए जाने पर राजद ने नाराजगी जाहिर कर दी। आरजेडी लीडर शक्ति सिंह यादव ने यह आरोप लगा दिया कि सरकार का यह आदेश भाजपा के बढ़ते दखल का परिणाम है। भाजपा के कारण यह आदेश जारी हुआ कि बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव दोनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आए। दोनों ने एक ही पोस्ट को अलग अलग शेयर किया। उस पोस्ट में लिखा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की तरफ से आयोजित आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में अमित शाह ने आतंकवादी रोधी अभियानों में सराहनीय सेवा और योगदान के लिए एनआईए के 9 कर्मचारियों को सेवा पदक और वीरता पदक से सम्मानित किया। गृहमंत्री ने एनआईए की नवीनतम अपराध नियमावली, संगठित अपराध तथा गुम और बरामद हथियारों के डेटाबेस का भी अनावरण किया है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है और सभी को मिलकर इससे लड़ना ही होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद पर लगाम कस रही है। गृहमंत्री ने कहा कि देश के विचार मंच कहा जाने वाला यह सम्मेलन आतंकवाद को खत्म करने में सबसे प्रभावी योजना तैयार करने के लिए सभी एजेंसियों को एक साथ लाता है। 2 दिन के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की भावना से आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक और अनौपचारिक चैनल स्थापित करके विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित कर रहा है। तो आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरा देश बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर चुप रहेगा तो ये दिखाता है कि उनके लिए धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार कितने सिलेक्टिव हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। सीएम फडणवीस ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए। हमारी सरकार करेगी। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है।
और मुझे लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर इस बात पर चुप रहेगा तो वो लोग कितने सिलेक्टिव है, उनके लिए धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म ये कितनी सिलेक्टिव है, ये उसमें से ध्यान में आएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ के हिंदुओं को भी सुरक्षित रखने का काम। असम के गुवाहाटी गोपीनाथ बरदुल्लाय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान असम के मुख्यमंत्री और राज्य के सांसद बीजेपी सभापति दिलीप सैकिया भी मौजूद रहे। नितिन नवीन राज्य में पार्टी की मजबूती और आगामी 2026 के असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह और जोश भरने के उद्देश्य से आए थे। उनकी असम यात्रा में राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक और राज्य केंद्र समिति की बैठक शामिल है। इस दौरान पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगा और संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा होगी। ये दौरा पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर है जब चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नितिन नवीन का ये दौरा न केवल संगठनात्मक मजबूती बढ़ाएगा बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में एकजुटता, सक्रियता भी सुनिश्चित करेगा। 2026 के चुनाव से पहले ये कदम बीजेपी की रणनीति और असम में उनकी मजबूत उपस्थिति का संकेत भी माना गया। मथुरा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर क्षेत्रीय करनी सेना उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हत्या और धार्मिक उत्पीड़न पर गहरी चिंता जता दी है। ज्ञापन में कहा गया कि बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले, हत्या और अमानवीय व्यवहार की घटनाएं सामने आई, जिसने न केवल मानवाधिकारों का हनन किया है बल्कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा भी प्रभावित कर दी। संगठन ने दीपदास और अमित मंडल की हत्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि क्षत्रिय करनी सेना ने मांग की है कि भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा विरोध जताया जाए, दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और तुरंत कार्रवाई कर सख्त सजा सुनिश्चित की जाए। मथुरा जिले में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। जिन व्यक्तियों का भारत में निवास अवैध पाया गया उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई भी हो और तुरंत उनको डिपोर्ट किया जाए। संगठन का यह कहना है कि यदि इस समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। करनी सेनाओं के बैनर तले जिस तरीके से आज डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया उसमें हमने मांगे की है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में दीपू भाई के साथ बर्बरता की गई है और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है उसको लेकर के सभी करनी सेनाएं आज रोडों पर उतरी है और उसी को लेकर के डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया और मांगे की है कि बांग्लादेश को जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को अलग अलग किया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसी तरीके से हम बांग्लादेश को भी प्रधानमंत्री बांग्लादेश को भी अलग अलग करें। और करनी सेना एक ही प्रकार है कि अब बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जिस तरीके से आईपीएल में चल रहा है, आईपीएल में हमारे बांग्लादेशी खिलाड़ी आकर के हमारे हिंदुस्तान में खेलते हैं और हमारे हिंदुस्तान में उसको भाई के करके उनको गले से लगाते हैं। आज हम स्पष्ट रूप से कहते हैं अगर किसी भी आईपीएल के किसी भी टीम ने अगर बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेशी मुस्लिमों को या फिर बांग्लादेशी किसी को खिलाया और या फिर उनको खिलाया तो करनी सेना मैदान में जाकर के विरोध करेगी और रोडों पर जाकर विरोध करेगी। नगर निगम चुनाव से पहले कोंडवा इलाके में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी। गैर कानूनी शराब की सूचना मिलने पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम को वहां शराब से ज्यादा करोड़ों रुपए का कैश मिल गया। अलमारी में कुल 1,85,950 रुपए पाए जाने की खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और इनकम टैक्स विभाग को तुरंत जानकारी दे दी। इनकम टैक्स की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम एक जगह पर क्यों रखी गई थी और क्या इसका नगर निगम चुनाव से कोई कनेक्शन है। पुलिस इस बात की पूरी जांच कर रही है और ये रकम असल में किसकी है, किस स्रोत से आई है और क्या इसका चुनावी इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस की कार्रवाई ने चुनाव से पहले संभावित अनियमितताओं और काले धन के इस्तेमाल को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने पुणे समेत राज्य की 29 नगर पालिकाओं के चुनावों का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है।
27 नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 2 नई नगर पालिकाएं भी इसमें शामिल हैं। वोटिंग 15 जनवरी 2026 को होगी, जबकि वोटों की गिनती 16 जनवरी 2026 को हो जाएगी। आचार संहिता भी अब उससे 29 नगर पालिकाओं में लागू हो चुकी है। बता दें, इससे पहले कि चुनाव प्रचार पूरी तरीके से शुरू हो, पुलिस और प्रशासन की निगरानी बढ़ गई है। चुनावी बैकग्राउंड में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। शिवसेना, ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन की संभावनाएं चर्चा में हैं, जबकि शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच भी अलायंस की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा दोनों नेशनलिस्ट को एक साथ लाने पर भी बातचीत जारी है। इस राजनीतिक समीकरण ने चुनावी माहौल को और संवेदनशील बना दिया। कैश बरामदगी के मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव से पहले प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। न सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित करना, बल्कि संभावित अनियमितताओं को और काले धन के इस्तेमाल को रोकने में भी प्रशासन की जिम्मेदारी जरूर है। ये मामला चुनावी पारदर्शिता और नागरिक विश्वास बनाए रखने की चुनौती के रूप में सामने आया। 2026 के नगर निगम चुनाव से पहले पुलिस की ये कार्रवाई कानून और व्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूत करती है और राजनीतिक दलों के लिए साफ संदेश देती है कि किसी भी तरीके की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं होंगी। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां पर करोड़ों रुपए का जो कैश है वो यहां से बरामद किया गया है। इसके बाद पुलिस की टीम और कई सारे विभाग इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है, लेकिन बुंदेलखंड की धरती पन्ना ने आज ये दिखा दिया कि यहाँ का हर युवा खुद में एक चमकता हीरा है। सांसद खेल महोत्सव के समापन पर महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में वो मंजर दिखा जिसने देश के पुराने सारे रिकॉर्ड्स को धुआं कर दिया। एक दो नहीं बल्कि पूरे 1,28,000 से ज्यादा खिलाड़ियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों ने पन्ना का नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान जब हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद ने मैदान में हुंकार भरी तो युवाओं का जोश 7वें आसमान पर था। खुजराहो सांसद बीडी शर्मा के विजन ने गांव गली की प्रतिभा को वो मंच दिया जहां से अब सीधे ओलंपिक का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंत्रियों और दिग्गजों की मौजूदगी में जब पदकों की बारिश हुई तो खिलाड़ियों के जयकारों ने यह बता दिया कि बुंदेलखंड अब रुकने वाला नहीं है। यह सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं था, बल्कि बुंदेलखंड के सपनों की उड़ान था। एक बहुत महत्वपूर्ण समापन, इम्पोर्टेंट समापन समारोह आज सांसद खेल महोत्सव उत्सव के उपलक्ष्य में हुआ है और मंच ने और वीडी गुप्ता साहब पूर्व अध्यक्ष महोदय ने, हमारे पन्ना के विधायक महोदय, सांसद महोदय, इन्होंने जो खेल और खिलाड़ी और खास तौर से खिलाड़ियों को जो महत्व दिया और इम्पोर्टेंस दी है, ये एक मायने रखती है। ये खेलों में उनके दिल को, हम कहते हैं ना, किस तरह आगे प्रोत्साहित करती है, ये आज हमको देखने को मिला। इससे और भी खिलाड़ी निकल कर नेचुरली ये चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना, अंकुर को आगे बढ़ना है, आगे एक पेड़ बनना है, तो ये अंकुर को सही ढंग से पोषित किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसका रिजल्ट हमको आने वाले वक्त में मिलेगा जो देश के लिए अमूल्य सिद्ध होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की गिरावट आई, जबकि अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। राज्य में सबसे कम तापमान फरीदकोट में 4.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान केवल 17.4 डिग्री रहा। पठानकोट, लुधियाना, बरनाला, मानसा और फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में घना कोहरा सुबह से छाया रहा। वहीं गुरदासपुर, अमृतसर, साथ ही साथ होशियारपुर सहित कई ऐसी जगह हैं जहां पर अलग अलग जगह पे कोहरा और शीतलहर का असर मिला जुला देखने को मिला। इसके चलते चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जाने वाली 6 फ्लाइट प्रभावित हो गई। अगले 3 दिन तक तापमान में गिरावट बनी रहेगी। ठंड से राहत मिलने की अभी कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने नागरिकों को आवश्यक सावधानी बरतने और सड़क, हवाई, रेल यातायात से सतर्क रहने की सलाह दी।
ऐसे में लोगों को गर्म कपड़े, सर्दी से बचाव और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पंजाब की मान सरकार ने पंजाब वासियों को बड़ी सौगात दे दी। जनवरी से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम मान ने कहा कि ये योजना लोगों को बिना किसी आर्थिक बोझ के व्यापक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये योजना पंजाब को देश का पहला ऐसा राज्य बना देगी जहां पर हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी पात्र निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का सुनिश्चित रूप से इलाज मिलना है। बता दें कि इसके तहत गंभीर बीमारी, बड़ी सर्जरी, आईसीयू, क्रिटिकल केयर और जीवन रक्षक उपचार सहित सभी जरूरी चिकित्सक सुविधाएं सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना नकद रहित और कागज सहित सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी, जिससे सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ केयर पर होने वाली भारी खर्च को कम किया जा सके। योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करेगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समयबद्ध शिकायत निवारण और तुरंत सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर सभी खर्च, सर्जरी, चिकित्सक प्रक्रियाएं, आईसीयू और गहन देखभाल सेवाएं, बीमारियों की जांच, दवाएं और अस्पताल में भर्ती होने से पहले बाद तक के सभी संबंधित खर्च कवर किए जाएंगे। पहले परिवार को केवल 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है, लेकिन अब ये समय सीमा बढ़ाकर लगातार आपको बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक की जो सीमा है शुल्क की, वो भी कर दी गई है। सीएम मान ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब का हर नागरिक, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनभोगी, इस मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने का हकदार होगा। ये किसी प्रकार की आय सीमा निर्धारित यहाँ पर नहीं है। किसी भी नागरिक को आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के निर्देश उनको दे दिए हैं कि इस महत्वाकांक्षी योजना को समयबद्ध और सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जो है वो की जाए और तुरंत इसका फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए। बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा को भरोसा मजबूत करने का जो ये प्रयास है वो मान सरकार लगातार पंजाब वासियों के लिए कर रही है।